नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कंप्यूटर के इस क्लास में। और दोस्तों, आपको याद है लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एमएस एक्सेल की होम मेन्यू के बारे में। तो होम मेन्यू में हमने लास्ट जो है नंबर ग्रुप को डिस्कस किया था और नंबर ग्रुप में हमने डिफरेंट फॉर्मेट के बारे में चर्चा की थी। और जो डिफॉल्ट रूप से जो फॉर्मेट था हमारा जनरल, जिसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, उसके बारे में भी चर्चा की थी। उसके अलावा भी जो फॉर्मेट थे हमारे पास में, चाहे वो करेंसी को लेके था, चाहे शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट का था, अकाउंटिंग का था, फ्रैक्शनल था, कई सारे हमारे पास क्या थे फॉर्मेट थे, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हुए अगले जो ग्रुप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगले ग्रुप का नाम है यहाँ पर जो दोस्तों वो है स्टाइल। क्या है? और स्टाइल। तो देखें एक बार, जल्दी से जुड़ जाएं, समझे चीज को। ग्रुप का नाम क्या है? स्टाइल्स। और एक दूसरा ग्रुप जिसका नाम है सेल ग्रुप, यानी दोनों एक साथ ही चलते हैं, आप समझ सकते हो। स्टाइल एंड सेल ग्रुप यहाँ पर नाम है इसका कंप्लीट। तो इसके बारे में देखिए दोस्तों, सबसे जो मेन फंक्शन है इसका, यानी जिसमें से क्वेश्चंस बनता है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से पूछा जाता है और वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। किसका? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है हमारी, एक्चुअल में डाटा को एक तरह से हम कह सकते हैं, और डाटा में होने वाले चेंजेस या जो ट्रेंड्स होते हैं उनको कलर स्टाइल देने के लिए, क्या कलर स्टाइल देने के लिए हम उसका यूज करते हैं। एक कंडीशन के आधार पर यदि हम फॉर्मेटिंग दें, अब फॉर्मेटिंग या तो हम कलर के आधार पर दे रहे हैं, जनरली जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कलर फॉर्मेटिंग यूज की जाती है। उसके बाद हम बार के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, उसके अलावा हम आइकन्स के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। ऐसे डिफरेंट हमारे पास में फंक्शंस होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के। तो पहला ही फंक्शन है दोस्तों, वो उसका नाम क्या है यहाँ पर? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दूसरा है यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल, मतलब टेबल की डिजाइन्स होंगी उनको आपको सेलेक्ट करना है। तीसरा है यहाँ पर सेल स्टाइल। तो तीन फंक्शन है जो स्टाइल ग्रुप का हिस्सा है और तीन ही फंक्शन जो है वो हमारे सेल ग्रुप का। ध्यान रहे, यहाँ पर मैंने आपको दोनों ग्रुप एक साथ लिखे हैं। एक ग्रुप जो सेपरेटली है स्टाइल और दूसरा जो ग्रुप है उसका नाम है सेल ग्रुप। स्टाइल के यहाँ पर ये तीन फंक्शंस हैं, जिसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका मोस्टली थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन बनता है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ध्यान रहे, यूज क्या लिया जा रहा है इसका? तो यूज भी ये आपको नोट कर लेना है कि टू स्पॉट ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन डाटा वाई कलर या बार एंड आइकन्स। ध्यान रहे, यदि वैल्यू में हो सकता है, चाहे वो ग्रेटर देन वैल्यू से रिलेटेड हो, चाहे लेस देन वैल्यू से हो, चाहे इक्वल टू से हो, या पर्टिकुलर एवरेज टॉप 10 वैल्यूज हो, टॉप या बॉटम 10 वैल्यूज हो, बॉटम 10% वैल्यूज हो, उनको अलग से हमें कलर फॉर्मेटिंग देनी है, कंडीशनल के फॉर्मेटिंग करनी है। तो हम किस आधार पर कर सकते हैं दोस्तों? कलर के आधार पर हम कर सकते हैं, बार के आधार पर कर सकते हैं और आइकन्स के आधार पर कर सकते हैं। ये आपके सामने देखो बटन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब आप इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हो तो आपके कई सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टाइप्स हैं जो मिलेंगे। उसमें आपको इसी तरीके से मिलेंगे कि हाईलाइट सेल रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि आप सिर्फ सेल को ही हाईलाइट करना चाहते हो किसी कलर के द्वारा, या हाईलाइट वैल्यू को करना चाहते हो, या उसकी बॉर्डर को करना चाहते हो, या कंप्लीट सेल को ही कोई कलर फिल करना चाहते हो, किस कंडीशन के आधार पर करना चाहते हो वो कंडीशन भी आप यहां पर लागू कर सकते हो। चाहे तो आप ग्रेटर देन करें और चाहे तो आप लेस देन करें, इक्वल टू करें या इन बिटवीन करें, यानी कि कोई भी दो नंबर्स के बीच की वैल्यूज को भी आप क्या कर सकते हो, यहां पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, या फिर टॉप 10% कर सकते हो, बॉटम 10% कर सकते हो। इस प्रकार से अलग अलग कंडीशन के आधार पर हम, ध्यान रहे, कलर फॉर्मेटिंग, हम डाटा को यहां ना सॉर्ट कर रहे हैं ना फिल्टर कर रहे हैं। जो भी चेंजेस होंगे उनको कलर के आधार पर स्पॉट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। सिर्फ ये डाटा को कलर, बार और आइकन्स के आधार पर स्पॉट करने में यूज किया जा रहा है। ये डाटा को ना ही फिल्टर कर रहा है ना ही सॉर्ट कर रहा है। कहीं आप समझ लें इसको कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है, जी बिल्कुल नहीं, किसी भी फॉर्मेट में सॉर्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ कलर स्टाइल, बार स्टाइल या आइकन्स के आधार पर उसको स्पॉट करता है, जिससे आप तुरंत पहचान जाओगे रेड कलर बॉटम 10 वैल्यूज, ग्रीन कलर टॉप 10 वैल्यूज। जो भी आप कलर फिल करेंगे उसी के आधार पर इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कहाँ किया जाता है। तो ध्यान रहे, डाटा के ट्रेंड्स को या चेंजेस को यदि हमें फॉलो करना है या स्पॉट करना है तो आप किसका यूज करोगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करोगे।
नेक्स्ट हमारे पास में जो दूसरा है फॉर्मेट एज टेबल। ध्यान रहे इसमें कुछ नहीं, टेबल्स की क्या होंगी दोस्तों, कुछ डिजाइन्स होंगी, टेबल की कुछ डिजाइन्स होंगी, डिजाइन ऑफ टेबल ये कह सकते हैं आप। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की डिजाइन, या हम कह सकते हैं वेंडेड रो के आधार पर, वेंडेड कॉलम्स के आधार पर हमारे यहाँ पर डिजाइन्स हैं, उनका आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। बहुत सारी आपको लिस्ट मिलेगी जैसे ही आप फॉर्मेट एज टेबल पर यूज करते हो। सेल स्टाइल में यहाँ पर आपके पास में सेल्स की डिजाइन होंगी। यहाँ डिजाइन किसकी होंगी दोस्तों, सेल्स की, डिजाइन ऑफ सेल। डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के कलर आपके पास होंगे, डिफरेंट साइज होंगी, डिफरेंट बॉर्डर्स की डिजाइन होंगी। उनको हम सेलेक्ट करना चाहें तो हम किससे करेंगे, सेल स्टाइल से। तो यहाँ से इनके तो डिजाइन वाले कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, मल्टीपल्स ऑफ डिजाइन्स होती है। क्वेश्चंस यहाँ से आता है तो सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो डाटा में होने वाले चेंजेस को स्पॉट करने के लिए वाई कलर, वाई बार और वाई आइकन्स, तो हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ध्यान रखना है। दूसरा ग्रुप है हमारे पास में दोस्तों सेल ग्रुप। क्या है, सेल ग्रुप। यदि हम सेल ग्रुप की बात करें तो इसमें हमारे पास में 3 फंक्शन होते हैं। सेल ग्रुप में हमारे पास में 3 फंक्शन है। यदि हमें कोई सेल या रो कॉलम इंसर्ट करना है तो हम इसका यूज करेंगे, यदि हमें डिलीट करना है तो भी हम इसका यूज करेंगे। ध्यान रहे सेल ग्रुप के अंतर्गत हम कोई भी सेल हो, रो हो, कॉलम हो, क्या क्या इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं हम, सेल, रो, कॉलम, या पूरी की पूरी एक सीट, क्या है, सीट। वर्क सीट भी आप यहां से इंसर्ट करोगे, वर्क सीट ही आप यहां से डिलीट करोगे, सेल भी इंसर्ट करोगे, सेल ही आप यहां पर डिलीट करोगे। तो सिर्फ इंसर्ट और डिलीट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एक सेल ग्रुप का यूज कर रहे हैं। दूसरा एक और जो क्वेश्चन सेल ग्रुप से पूछा जाता है वो है फॉर्मेट का। किसका है दोस्तों, फॉर्मेट का। तो देखें एक बार फॉर्मेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सेल ग्रुप में किसके बारे में बताने जा रहे हैं हम, सेल ग्रुप के बारे में। और सेल ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, वो है आपका फॉर्मेट से रिलेटेड। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल है उसका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट रो की हाइट क्या होती है और कॉलम की हाइट क्या होती है। तो फॉर्मेट में जब जाओगे आपके पास तो ध्यान रहे 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा रो की हाइट, किसकी, रो की आपसे डायरेक्ट हाइट पूछी जाएगी, और जो रो की हाइट होती है दोस्तों ये 15 पॉइंट होती है। बाय डिफॉल्ट रूप से कितनी होती है, 15 पॉइंट्स। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कॉलम की डिफॉल्ट हाइट। क्या पूछा जाता है, कॉलम की डिफॉल्ट हाइट। डिफॉल्ट हाइट नहीं बोल सकते हम इसको, कॉलम की होती है दोस्तों विड्थ। हाइट की जगह क्या होगा, कॉलम की विड्थ होगी दोस्तों। और कॉलम की जो विड्थ होती है ये होती है 8.43 pt। तो ये 2 वैल्यू आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है कि रो की जो हाइट होती है डिफॉल्ट रूप से वो 15 पॉइंट होती है, और कॉलम की जो विड्थ होती है डिफॉल्ट रूप से वो 8.43 पॉइंट्स होती है। दोनों का ध्यान रखें, डायरेक्ट ये वैल्यू पूछी जाती है, उसके अलावा आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ध्यान से देखें। दूसरा यहां पर यदि हम बात करें एक और क्वेश्चन की, तो वो है रो और कॉलम को आप यहां पर शो और हाइड कर सकते हो। तो रो को यदि आपको हाइड करना है तो आप एक शॉर्ट की यूज करते हैं, और वो है आपकी Ctrl+9, Ctrl+9। और यदि आपको कॉलम को हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना है तो आप शॉर्ट की यूज कर सकते हैं Ctrl+0। ये 2 शॉर्ट की हैं जिनको आपका विशेष ध्यान में रखना ही रखना है। ध्यान रहे रो को हाइड करना है तो आपको Ctrl+9 का यूज करना है, और कॉलम को यदि हाइड करना है तो आपको Ctrl+0 का यूज करना है। और वाई मैन्युअली आपको करना है फंक्शन पे जाके, तो वो भी फंक्शन आपका कौन सा होगा, सेल ग्रुप के अंतर्गत जो फंक्शन है वो है फॉर्मेट। क्या नाम है, फंक्शन का नाम फॉर्मेट। ध्यान रहे ये आपके पास बटन रहेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट की जब ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करोगे तो वहां आपको रो की डिफॉल्ट हाइट भी मिलेगी और कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ भी मिलेगी, और साथ में आपको रो को हाइड और अनहाइड करने के ऑप्शंस भी यहां से प्राप्त होंगे। तो सीधे सीधे ये 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहां से मिलते हैं फॉर्मेट ऑप्शन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान रहे रो को भी हाइड कर रहे हो, कॉलम को भी हाइड कर रहे हो, आप चाहें तो पूरी सीट को भी हाइड रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर कोई शॉर्ट की अवेलेबल नहीं है। तो ये होता है आपका, ध्यान रहे कौन सा ग्रुप, स्टाइल और सेल ग्रुप, ये कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इसके बाद में जो ग्रुप आता है उसका नाम है एडिटिंग ग्रुप। क्या नाम है, एडिटिंग ग्रुप। ये देखें
नंबर दूसरा जो ग्रुप है आपके सामने, ये सारा उससे पहले हमने आपको कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में यहाँ पर आपको बता रखा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसा कि मैं आपको बता रहा था डिफरेंट आपको कंडीशंस देखने को मिलेंगी। एक ही क्वेश्चन जो है यहाँ से, तो वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, आप देख लीजिए। इजीली स्पॉट ट्रेंड्स एंड पैटर्न इन योर डाटा टू विजुअली हाईलाइट इंपॉर्टेंट वैल्यूज। तो देखिए ये रहे हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डेट, कंटेंट डेट, टॉप बॉटम, डाटा बार, कलर स्केल, आइकन सेट, बहुत सारे सेट्स हैं। तो एक आइकन सेट्स को मैं आपको जैसे बता देता हूं, एक एग्जांपल के तौर पर आप इसे ले सकते हैं कि कैसे आपका ये काम करता है। देखिए भाई, मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है, क्या है, यहां पर कोई टेबल है, ये देखिए, और इस टेबल में आपके पास कोई डिफरेंट वैल्यूज हैं। यहां पर आपने 10 लिया, यहां 5 लिया, यहां 15 ले लिया, 20 लिया और वापस क्या लिया, 10 लिया। कोई भी वैल्यू हो सकती है आपके सामने। अब इस पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आपको बोला था 3 टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो। या तो आप यूज करोगे किसका, किसी कलर पैटर्न का, या आप यूज करोगे किसी बार पैटर्न का, या आप यूज करोगे किसी आइकन्स का। जैसे आपका जाना पहचाना आइकन मैं बता देता हूं, मोबाइल नेटवर्क का आइकन कुछ ऐसा होता है, जो मोबाइल का नेटवर्क होता है उसका आइकन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। देखो इस तरीके से। अब मैं कहता हूं इस आइकन को यदि मैं इसके साथ सेट करना चाहता हूं, इन वैल्यूज के साथ में, वो भी बाय कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो हमें क्या होगा, जो टॉप मोस्ट वैल्यू होगी इस रेंज की, तो यहां पर जैसे टॉप मोस्ट वैल्यू हमारे पास में 20, तो इसे 20 के लिए यदि हम बात करें तो जो हमें दिखाई देगा सबसे ज्यादा नेटवर्क यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 20 है। तो सबसे ज्यादा जो नेटवर्क होगा वो किस सेल में होगा, 20 नेटवर्क में होगा। यदि मैं बात करूं लोएस्ट की, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये है, तो मैं कहूंगा यहां पर मेरे पास सबसे कम नेटवर्क होगा। इस टाइप के आइकन्स हमें दिखाई देंगे जब आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे। तो यहां पर डाटा में छेड़खानी नहीं हो रहा है, सिर्फ आइकन से शो हो रहे हैं। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है आपके पास नेटवर्क की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपके पास नेटवर्क, ध्यान रहे, वैल्यू बढ़ेगी, नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। तो यानी कि टॉप मोस्ट वैल्यू पर सबसे ज्यादा आपको आइकन्स दिखाई देंगे, यानी सबसे ज्यादा नेटवर्क का आइकन दिखाई दे रहा है, और सबसे लोएस्ट वैल्यू पे सबसे लोएस्ट। तो ये हुआ आइकन्स के अकॉर्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना। यदि मैं बात करूं बार्स के अकॉर्डिंग यदि मुझे करना होता, तो बार का मतलब होता है जैसे सबसे छोटी वैल्यू है, इस पर मुझे किसी भी एक कलर का, जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे बार के लिए, वो कलर का आपको ऐसे पट्टी आपको दिखाई देगी, उसी को हम बार बोल रहे हैं। सबसे बड़ी वैल्यू पर सबसे बड़ी पट्टी आपको दिखाई देगी। जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी उस पट्टी की साइज कम होती जाएगी इस तरीके से। तो ऐसे आपको अलग अलग कलर के क्या दिखाई देंगे, बार्स दिखाई देंगे। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे तो वो हो जाता है आपका कौन सा, बार के अकॉर्डिंग कलर फॉर्मेटिंग, डाटा बार, ठीक है कि नहीं। और कलर में आपको वैल्यू के साथ, जैसे मान लीजिए आपने रेड कलर ही यूज किया इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू होगी उस पर आपको एकदम डार्क रेड कलर दिखाई देगा, और सबसे कम जो वैल्यू होगी उसमें वही रेड कलर लाइट होता जाएगा। यानी जैसे जैसे वैल्यू, उल्टा भी कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न सेट करें, आप चाहें तो अपोजिट कर सकते हो बिल्कुल, कि जो सबसे टॉप वैल्यू है उस पर तो लाइट रेड कलर दिखाई दे, और सबसे लोएस्ट वैल्यू है उस पर एकदम डार्क रेड कलर दिखाई दे। और अपोजिट करोगे दूसरा, तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू है उस पर एकदम डार्क रेड दिखाई दे, और सबसे लोएस्ट वैल्यू है उस पर एकदम से लाइट रेड कलर दिखाई दे। तो वो हो जाता है आपका कलर के अकॉर्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो 3 ही तरीके हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए, कलर के अकॉर्डिंग, बार के अकॉर्डिंग और आइकन्स के अकॉर्डिंग। ये ध्यान रख लेना है, कोई शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम या तो कलर अप्लाई कर रहे हैं, या बार अप्लाई कर रहे हैं, या कोई आइकन्स अप्लाई कर रहे हैं, और यही हमारी क्या हो जाती है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो है एडिटिंग ग्रुप। क्या नाम है, एडिटिंग ग्रुप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास में कुछ फंक्शंस पहले से ही थे जो हमने एमएस वर्ड में डिस्कस कर लिए थे, और वो फंक्शन हमारे थे दोस्तों, देखिए हमने पढ़ा था, याद हो तो, एक फाइंड, दूसरा रिप्लेस, और तीसरा हमने पढ़ा था गो टू।
ये 3 फंक्शन पहले से एडिटिंग ग्रुप में हम एमएस वर्ड में डिस्कस किए थे। लास्ट जो क्लास हुई थी एडिटिंग ग्रुप की उसी के अंतर्गत शॉर्ट की भी देखी थी। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड के लिए था, रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच था, गो टू कंट्रोल प्लस जी था। इनके अलावा जो फंक्शन है हमारे पास में, जैसे यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है ऑटो सम। क्या है? ऑटो सम फंक्शन। यहां से हम कोई भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। क्या इंसर्ट करेंगे? फंक्शन। और जो डिफॉल्ट फंक्शन होता है, ध्यान रहे, इंसर्ट फंक्शन, तो ध्यान रहे डिफॉल्ट जो फंक्शन यहां पर मिलेगा हमें दोस्तों वो मिलेगा इक्वल टू सम। यानी फर्स्ट डिफॉल्ट फंक्शन हमेशा जो प्राप्त होता है ऑटो सम फंक्शन में वो कौन सा होता है? इक्वल टू सम। इसके अलावा आप एवरेज डाल सकते हो, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, इफ, कोई भी फंक्शन और आप यहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो फंक्शनों को हम अलग से फॉर्मूला टाइप में डिस्कस करेंगे, जहां कंप्लीट हम अलग अलग कैटेगरी वाइज फंक्शनों को चर्चा करेंगे। और फंक्शन इंसर्ट करने के लिए एक शॉर्ट की भी है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो है दोस्तों शिफ्ट प्लस F3। यदि आप डायरेक्ट फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्ट की क्या है? शिफ्ट प्लस F3 यहां पर एक शॉर्ट की यूज करोगे। तो ध्यान दें, सीधा सा क्वेश्चन आता है ऑटो सम फंक्शन कौन से ग्रुप का हिस्सा है? तो आंसर होगा हमारा एडिटिंग ग्रुप। या पूछ ले ऑटो सम के द्वारा डिफॉल्ट रूप से जब आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हो, ये बटन रहा आपका, देखिए ऑटो सम का ये आपका पास बटन है, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करते हो तो आपको जो पहला फंक्शन प्राप्त होता है, फर्स्ट डिफॉल्ट फंक्शन, वो हमेशा कौन सा होता है? सम होता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। और इसके पास में ही जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर यदि आप क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन है, इस पर यदि आप क्लिक करते हो तो आपको फिर लिस्ट दिखाई देगी फंक्शनों की। सम के अलावा एवरेज, मैक्स, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, वो सभी फंक्शंस आप यहां पर दिखाई देंगे। दूसरा जो फंक्शन है दोस्तों ये हमारे पास में किसका? फिल का। फिल की यदि बात करें तो इसमें हमारे पास में 4 फंक्शन है। आप फिल लेफ्ट कर सकते हो, फिल राइट कर सकते हो, एक आप अप कर सकते हो और एक डाउन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डाउन। मतलब कि यदि मुझे किसी सेल के अंतर्गत, मेरे पास कोई टेबल है ये, और यहां पर मान लीजिए वैल्यू है 5, और मैं अब इस सेल में भी ये वैल्यू लेके आना चाहता हूं, तो मैं यूज करूंगा राइट, कि जो राइट साइड वैल्यू है वो ही मेरी कॉपी हो जाए लेफ्ट वाली सेल में। यदि मैं अपोजिट चाहता हूं कि जो लेफ्ट में जो वैल्यू है वो किस में आ जाए? राइट में, तो मैं यूज करूंगा लेफ्ट। या ऊपर से नीचे लाने के लिए यूज करूंगा डाउन, और नीचे से ऊपर ले जाने के लिए यूज करूंगा अप। तो ऐसे सेलों में ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लाने के लिए, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली सेल में लाने के लिए, या कॉपी करने के लिए, ये भी आप कह सकते हो, हम यूज करते हैं सीधा फिल एंट्री का। लेफ्ट, राइट, अप और डाउन चारों डायरेक्शंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उसके बाद में हमारे पास में जो आता है, ध्यान दें, क्लियर। क्या है अगला फंक्शन हमारे पास में? क्लियर। ये आता है सेल या रो में जो भी कंटेंट है उसको रिमूव करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं क्लियर ऑल। क्या है? क्लियर ऑल कंटेंट। जो भी कंटेंट ये आपने सेल में लिखा हुआ है उस कंटेंट को या उस डाटा एंट्री को, या हम क्या बोलते हैं, डाटा को रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। तो आप किसका यूज करोगे? क्लियर का यूज करोगे। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल है। दूसरा यहां से जो क्वेश्चन बनेगा आपके पास वो बनेगा, ध्यान रहे, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट तो हम ऑलरेडी एमएस वर्ड में डिसाइड कर चुके थे, और यहां भी वही है। सॉर्ट करने का मतलब होता है या तो आप A to Z सॉर्ट कर रहे हैं या Z to A सॉर्ट कर रहे हैं, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, यानी घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, जैसे 0 या 9 या 9 to 0। ध्यान रहे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, किसी भी तरीके से आपको डाटा को सॉर्ट करना है तब आप यूज करोगे सॉर्ट का। दूसरा फंक्शन है यहाँ पर आपके सामने, और जो दूसरा फंक्शन है दोस्तों वो है आपका फिल्टर का। तो दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा वो आपका बनेगा फिल्टर। क्या बनेगा? फिल्टर। श्योर है, इसका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इसके लिए भी शॉर्ट की है जो आपको ध्यान में रखनी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ये शॉर्ट की डायरेक्ट पूछी जाती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल डायरेक्ट पूछी जाने वाली शॉर्ट की है दोस्तों, ध्यान रहे, फिल्टर के लिए। और फिल्टर क्या काम आता है? तो फिल्टर हमारे लिए काम में आता है सेलेक्टेड डाटा को शो करने के लिए। सेलेक्टेड डाटा को शो करने के लिए, सेलेक्टेड डाटा को शो करने के लिए, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है कि नहीं? दूसरा देख लें, सेलेक्टेड कैसे करेंगे?
आप जैसे ही फिल्टर बटन पर क्लिक करते हो या ये शॉर्ट की इस्तेमाल करते हो तो जिस सेल पर आप फिल्टर लगा रहे हो उस सेल पर आपके पास में एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगा। एक छोटा सा बटन आपको दिखाई देगा इस तरीके का, और इस पर आप क्लिक करोगे तो एक डाटा की पूरी आपके सामने लिस्ट होगी। उस लिस्ट में एक तो ऑल डाटा भी होगा और सेपरेट एंट्री वाली भी डाटा होंगे, और उनके आगे एक चेक बॉक्स बना हुआ होगा। जैसे मान लो 10 है, 20 है, तो जिस पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करते हो, ऑल पर करते हो तो कंप्लीट डाटा दिखाई देता है, और यदि आप 10 पर क्लिक करते हो तो सिर्फ 10 वाली सेल, जिस सेल में सिर्फ एंट्री 10 की हो रखी है वही एंट्रीज हमें शो करेंगी। यदि आप 20 पर करते हो तो सिर्फ 20 वाली ही वैल्यू शो करेंगी। यानी यहां से इस लिस्ट में से जिस डाटा को आप सेलेक्ट करोगे सिर्फ वही डाटा आपको शो करेगा। तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि सिलेक्टेड डाटा को शो करवाने के लिए निम्न में से कौन से फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ये बात करेंगे कि वो फंक्शन हमारा कौन सा होगा दोस्तों, फिल्टर होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा देखें तो देखिए फाइंड है और सेलेक्ट है, तो वो हम पहले ही बता चुके थे। कंट्रोल F के द्वारा कोई भी डाटा हमें फाइंड करना है, कोई भी फंक्शन फाइंड करना है तो हम इसका यूज करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट का यूज करेंगे। सेलेक्ट ऑल भी इसमें फीचर्स होगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी है। तो ये सब हम किस में पढ़ चुके थे, MS वर्ड में ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो इस तरीके से ये आपकी होम टैब कंप्लीट होती है। एक बार दोबारा से देख लें। हम यदि बात करें होम टैब की, नजर डाल लें। सबसे पहले हमने होम टैब की बात की, किसकी, होम टैब की। हाँ जी, यहां थे हम। और होम टैब की यदि हम बात करें तो एक बार छोटी सी नजर आप होम टैब पर डाल लें। होम टैब, और होम टैब में हमने जो पहला ग्रुप था वो छोड़ दिया था कि इसमें सिर्फ क्लिप बोर्ड, क्योंकि ये एज इट इज हम पढ़ चुके थे किसके अंतर्गत, ध्यान रहे MS वर्ड के अंतर्गत, जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर वाले फंक्शंस थे। दूसरा जो ग्रुप था इसी में हमारे पास में वो था फॉन्ट। क्या था, फॉन्ट। फॉन्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी, मैक्सिमम साइज ऑफ फॉन्ट। बाकी सब सेम था, डिफॉल्ट साइज 11 फीट थी, लेकिन मैक्सिमम साइज में चेंज था और वो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, जो कितनी थी, 409 फीट थी। तीसरे ग्रुप की यदि हम यहाँ पर बात करें तो वो था हमारे पास में अलाइनमेंट। क्या नाम है ग्रुप का, अलाइनमेंट। चौथा जो ग्रुप हमने यहाँ पर पढ़ा था उसका नाम था नंबर। ये हम इससे पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। और आज की क्लास में इसके बाद हमने किया है नंबर 5वां ग्रुप, जिसका नाम था एक स्टाइल ग्रुप, और नंबर 6 ग्रुप जिसका नाम था सेल, और नंबर 7वां जो ग्रुप है उसका नाम है हमारा एडिटिंग। तो आज इस क्लास में अभी हमने 3 ग्रुपों के बारे में चर्चा की है, स्टाइल ग्रुप, सेल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। इससे पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी फॉन्ट, क्लिपबोर्ड और इनके बारे में। ध्यान से देख लें, फॉन्ट, अलाइनमेंट और ये नंबर, ये क्या है, आपका नंबर है दोस्तों। तो इस तरीके से यदि कोई डायरेक्ट पूछ ले आपसे क्वेश्चन कि MS एक्सेल की होम टैब कितने ग्रुपों में बटी हुई होती है, तो हम कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 7। ये आपको ध्यान में भी रखना है। 7 ग्रुप के आपके नाम भी याद होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप में हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है, नेक्स्ट टैब है हमारी, वो है आपकी इंसर्ट टैब। कौन सी, इंसर्ट टैब। ये देखिए, और इंसर्ट टैब की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वही सेम ग्रुप। क्या होने चाहिए पता आपको, ग्रुप। तो पहले मैं आपको एक बार ग्रुप बता देता हूं, उसके बाद फंक्शनों की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला ग्रुप जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पहला ग्रुप है यहाँ पर टेबल। लेकिन टेबल ग्रुप में एक अलग से फंक्शन है जो हम पहले नहीं पढ़ चुके, और उसका नाम क्या है, पाइवेट टेबल। दूसरा जो यहाँ पर ग्रुप है उसका नाम है इलस्ट्रेशन। क्या है, इलस्ट्रेशन। और तीसरा जो ग्रुप है इसमें एक सेपरेट इलस्ट्रेशन का ही पार्ट होता था जो था चार्ट, तो वो चार्ट अलग से ग्रुप बना दिया गया है, डिफरेंट और यहाँ पर चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और चौथा जो ग्रुप है यहाँ पर दोस्तों वो है आपका स्पार्क लाइन। क्या है, स्पार्क लाइन। ये सेपरेट ग्रुप है जो आपको अलग से पढ़ना है। उसके बाद जो ग्रुप है यहाँ पर दोस्तों वो है फिल्टर। वापस से देखिए तो यहाँ एडवांस फिल्टर हैं कुछ, वो आपको अलग से पढ़ने हैं। नंबर 6वां जो ग्रुप है फिल्टर्स के बाद में यहाँ पर वो है आपका लिंक, और लिंक में आप ऑलरेडी 3 लिंक पढ़ चुके, उनमें से यहाँ एक है वो है हाइपर लिंक की। और नंबर 7वां जो ग्रुप है दोस्तों वो है आपका टेक्स्ट ग्रुप।
और नंबर 8वां जो ग्रुप है उसका नाम है सिंबल ग्रुप। क्या नाम है? सिंबल ग्रुप। तो सीधा सा क्वेश्चन है, इंसर्ट टैब टोटल कितने ग्रुप्स में बटी हुई होती है? तो हम कहेंगे सर 8 ग्रुपों में। कितने? 8। नंबर 1 टेबल, नंबर 2 इलस्ट्रेशन, नंबर 3 चार्ट, नंबर 4 स्पार्क लाइन, नंबर 5 फिल्टर, नंबर 6 लिंक, नंबर 7 टेक्स्ट और नंबर 8 सिंबल। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर हम पहले क्या पढ़ चुके, एमएस वर्ड में हम क्या तो पढ़ चुके और क्या नहीं पढ़ चुके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम वो चीजें पढ़ेंगे जो एमएस वर्ड से यहां अलग हैं। अब बात करें हम टेबल ग्रुप की, तो हम टेबल ग्रुप पढ़ तो चुके, लेकिन उस टेबल में हमने सिंपल टेबल पढ़ी थी। यहां पर एक अलग से टेबल इंसर्ट होती है और उस टेबल का नाम क्या है? पाइवेट टेबल। क्या है? पाइवेट टेबल। और दूसरा यहां पर ये है पाइवेट चार्ट। ठीक है कि नहीं? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन ग्रुप में हमारे पास पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज हम पढ़ चुके थे, जिसमें हम पिक्चर इंसर्ट कर रहे थे, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर रहे थे, क्लिप आर्ट हम इंसर्ट कर रहे थे, स्क्रीनशॉट कर रहे थे। वो सारे फीचर्स यहाँ पर सेम रहते हैं ऑलमोस्ट। चार्ट की बात करें तो चार्ट पहले एमएस वर्ड में इलस्ट्रेशन का हिस्सा होता था, अब इसका सेपरेटली एक ग्रुप बना दिया गया है, क्योंकि जहां टेबल बनेगी, एक्सेल में कैलकुलेशन होगी, तो काफी सारे चार्ट्स बनाने होते हैं। चार्ट हम सारे पढ़ चुके हैं, एक एक करके हमने पढ़े थे। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, वो सभी चार्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो देखिए हम ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी हम पहले से पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड में, तो अलग से इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें पढ़ना है स्पार्क लाइन, ये पहले कोई ग्रुप हमने नहीं पढ़ा था। फिल्टर, जिसमें यहाँ पर हम एडवांस फिल्टर के बारे में बात करेंगे। हाँ, लिंक हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, ध्यान देख लें। लिंक ग्रुप हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में चर्चा की थी। टेक्स्ट ग्रुप भी हम ऑलमोस्ट पूरा पढ़ चुके हैं। यहां पर एक चेंज देखने को मिलता है, एमएस वर्ड की इंसर्ट टैब के अंतर्गत यदि आपने देखा होगा तो वहां पर एक हेडर और फुटर नाम से सेपरेट ग्रुप मिलता था। हेडर और फुटर नाम से सेपरेट ग्रुप था। यहां हेडर और फुटर को किसका हिस्सा बना दिया गया है दोस्तों? टेक्स्ट ग्रुप का। किसका बना दिया गया है? टेक्स्ट ग्रुप का। तो ये एक हल्का सा आप ध्यान दे लें कि हेडर और फुटर को एमएस एक्सेल में, हेडर एंड फुटर यदि आपको मैन्युअली इंसर्ट करने हैं तो आप किसमें से करेंगे? टेक्स्ट ग्रुप में से करेंगे। बाकी सारे फीचर सेम हैं। सिंबल की बात करें तो सिंबल में हमने दो ही चीजें पढ़ी थी पहले भी, और अब भी वही दो हैं। एक तो थी इक्वेशन और एक थी सिंबल, जिसमें हमने कॉपीराइट का, यूरो का, ट्रेडमार्क का, रजिस्टर का, कई सारे सिंबल्स के बारे में चर्चा की थी। तो हम ये भी सारा फंक्शन पढ़ चुके हैं। कुल मिला के यदि हम बात करें तो इन 8 ग्रुपों में से हम 5 ग्रुप तो कंप्लीटली पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड में। अब हम चर्चा करते हैं पहले ग्रुप में, और पहले ग्रुप में है टेबल, और टेबल में से भी कौन सी टेबल हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? पाइवेट टेबल एंड पाइवेट चार्ट। तो क्यों जरूरत होती है हमें पाइवेट टेबल की? तो देखिए, जब डाटा आपके पास कम होता है तब तो आप सिंपल टेबल बना के और उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, उसे समराइज कर सकते हो, उसे आप समझ सकते हो। लेकिन यदि आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, कॉम्प्लेक्स डाटा है, और उसको आपको अरेंज करना है, उसे आपको मैनेज करना है, तब आपको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? पाइवेट टेबल की। देखिए, फॉर इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डाटा। जब डाटा डिफिकल्ट हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसे आसानी से समराइज करने के लिए, आसानी से अरेंज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पाइवेट टेबल का। और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? पाइवेट चार्ट का। ध्यान से देख लें, जो हम बात करने जा रहे हैं यहां पर पाइवेट टेबल, सीधा एक ही क्वेश्चन आता है, पाइवेट टेबल का यूज कहां किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो हम बोलेंगे पाइवेट टेबल का जो यूज है वो कॉम्प्लेक्स, या हम बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट डाटा को आसानी से समराइज करने के लिए या उसे अरेंज करने के लिए पाइवेट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट दूसरा आता है हमारे पास में स्पार्क लाइन। क्या है अगला? स्पार्क लाइन। ध्यान दे लें, अगली हमारे पास में क्या है? स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन कुछ नहीं दोस्तों, मैं कहता हूं ये होते हैं हमारे पास में मिनी चार्ट। एक्चुअल में क्या बोलते हैं हम इनको? मिनी चार्ट इन ए सेल। किसमें शो करेंगे आपको? एक सेल में शो करते हैं दोस्तों। किसमें? एक सेल में। छोटे चार्ट कैसे करते हैं? देखिए, ये एक सेल है और इसी सेल में आपने कोई भी वैल्यू, हमने टेबल ली, इस मान लीजिए एक रो है और इसमें हमारे पास में वैल्यू है 10। चलो मैं सारी कॉमन ले लेता हूं, 10 10 10। अब मेरे से बोला जाता है इन वैल्यूज के लिए आप स्पार्क लाइन चार्ट इंसर्ट करें या स्पार्क लाइन इंसर्ट करें। तो सभी वैल्यू एक समान है, तो यहां पर मुझे जो स्पार्क चार्ट मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। तो उसे हम बोलेंगे लाइन स्पार्क लाइन चार्ट या लाइन मिनी चार्ट। क्या बोलेंगे? लाइन मिनी चार्ट।
वही स्पार्क लाइन है दोस्तों, ध्यान रहे। अब यदि यहां पर मैं वैल्यूज में चेंज करता हूं कि सर आपने अचानक से 10 की जगह पर वैल्यू क्या कर दी, 20 कर दी, यानी 20 कर दी, तो जैसे ही मैं 20 करूंगा यहां पर मुझे हाइक मिल जाएगा ऑटोमेटिकली इस तरीके से कि सर वापस मान लीजिए आपने इसमें भी कर दी तो एक और हाइक मिल जाएगा। जहां जहां आप वैल्यू में चेंजेस करोगे वहां वहां पर आपको हाइक मिल गया। सर नहीं, मैं तो हाइक नहीं करना चाहता, मैं तो कम करना चाहता हूं, मुझे वैल्यू को बढ़ाना नहीं है, मुझे वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। ऐसे 10 की जगह आपने क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो अब हाइक कहां मिलेगा, नीचे की तरफ। आपको कहां शो करेगी स्पार्क लाइन, नीचे की तरफ। कुल मिला के यदि मैं कहूं यहां पर मेरे पास वैल्यू है 10, 10, 5 और 10, तो मुझे जो चार्ट मिलेगा कुछ ऐसे मिलेगा। देखो सबसे पहले 10, 10 के लिए तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है कि नहीं, 5 के लिए नीचे की तरफ और इस तरीके से। ये है सभी में 10 है। ये जो हाइक मिला है किसकी वजह से मिला है, 5 वैल्यू के लिए। यदि मैं यहाँ पर इस 20 को और 10 की जगह में इसको 20 रखता यहाँ पर, तो एक हाइक मुझे कहाँ मिलता, ऊपर की तरफ। ये किसके लिए मिला है मुझे, 20 वैल्यू के लिए। तो इस तरीके से एक लाइन में चार्ट यदि मैंने ड्रॉ किया है तो उसे मैं बोलता हूं क्या, स्पार्क लाइन, ठीक है कि नहीं। अब स्पार्क लाइन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 3 टाइप के। ध्यान दे लें, स्पार्क लाइन यानी कि मिनी चार्ट जो है हमारे कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। पहला जो अभी मैंने आपको बताया था उसका नाम था लाइन, दूसरा ऐसा ही एक होता है आपका कॉलम, और तीसरा जो टाइप होता है इसका वो होता है विन लॉस। क्या है, विन लॉस। जान रहे 2007 वर्जन में ये आपको नहीं मिलेंगे, 2010 के बाद आपको ये दिखाई देंगे। यदि आपके पास पुराना वर्जन होगा तो उसमें ये फंक्शन ही आपको नहीं दिखाई देगा। 2010 के बाद वाले सभी वर्जनों में 3 प्रकार की स्पार्क लाइन यानी मिनी चार्ट, ध्यान दे लें, ये क्या है, हमारे मिनी चार्ट है जो एक ही सेल में शो करते हैं, एक ही सेल में दिखाई देने वाली चार्ट है जिनके टाइप्स हैं। वहां लाइन में हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, कॉलम में हमें कॉलम मिलेगा, विन लॉस में भी हमें कॉलम जैसे ही बॉक्स देखने को मिलेंगे। तीनों टाइप के चार्ट हैं जो तीनों के तीनों एक ही सेल में दिखाई देते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखिए, मिनी चार्ट प्लेस्ड इन ए सिंगल सेल। सिंगल सेल में दिखाई देने वाले या शो होने वाले मिनी चार्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं, स्पार्क लाइन से जानते हैं। और स्पार्क लाइंस कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, लाइन, कॉलम और विन लॉस। लाइन, कॉलम और विन लॉस। लाइन में आपको सीधे लाइन मिलेगी, कॉलम में आपको कॉलम मिलेगा, और विन लॉस में भी आपको कॉलम जैसे ही बॉक्स मिलेंगे। ये सिंगल ऐसे सेल होगी, इसमें एक लाइन मिलेगी, इसमें जाओगे तो इसमें आपको इस तरीके से कॉलम बार मिलेंगे। यदि आप विन लॉस में जाओगे तो ये ही कॉलम बार आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ से मिलेंगे, तो वो होगा आपका विन लॉस, ऐसे दिखाई देंगे आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में फॉर्मूला टैब हमारे पास क्या, सॉरी एक और रह गया आपका फिल्टर। फिल्टर को भी आपको बताऊंगा मैं, ध्यान दें, मैंने एक और बताया था आपको, फिल्टर, एडवांस फिल्टर। यदि हम फिल्टर की बात करें तो ये जो मैं बात कर रहा हूं एडवांस फिल्टर की, ये सामान्य डाटा पर यानी सामान्य डाटा पर ये काम नहीं करता है, जनरल डाटा पर ये कार्य नहीं करता। जो अभी एडवांस फिल्टर की बात कर रहे हैं यहां पर हम, जनरल डाटा पर वर्क नहीं करता। ये सर फिर कहां करता है, तो ये करेगा दोस्तों आपकी कहां, पाइवेट टेबल पर। कहां करेगा, पाइवेट टेबल पर। और पाइवेट टेबल की भी यदि हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार का हम यूज करते हैं। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। ध्यान रहे फिल्टर के यहां पर जो टाइप है वो कितने हैं, 2 टाइप हैं आपके, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 है आपका जिसका नाम है स्लाइसर, जो कि डाटा को ही फिल्टर करता है, ठीक है, विजुअली शो करेगा डाटा को। और दूसरा जो होता है उसका नाम है यहाँ पर टाइमलाइन। क्या है, टाइमलाइन। और ये करता है दोस्तों डेट को फिल्टर। किसको, डेट को। ध्यान रहे सीधा सा क्वेश्चन आता है कि जो फिल्टर है, एडवांस फिल्टर है हमारा, कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, स्लाइसर और टाइमलाइन। क्या ये नॉर्मल डाटा पर जो जनरल हम एक्सेल में इंसर्ट करते हैं उस पर काम करता है? जी नहीं, ये जनरल डाटा पर कार्य नहीं करता। ये पाइवेट टेबल के डाटा पर या एडवांस कोई कॉम्प्लेक्स डाटा है उस पर ये कार्य करता है,
ठीक है, जिसमें से भी स्लाइसर है वो सिर्फ डाटा को फिल्टर करेगा और जो टाइम लाइन है ये आपकी डेट को फिल्टर करेगा, और वो भी कैसे, विजुअली डाटा फिल्टर करने के लिए, विजुअली डाटा फिल्टर करने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना, यानी सेपरेट एक छोटे छोटे से आपके डायलॉग बॉक्स होंगे, प्रत्येक डाटा फील्ड के अकॉर्डिंग उसमें आपको सेपरेटली डाटा शो करने के लिए यूज किया जाता है, और उसी को हम एडवांस फिल्टर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे पेज लेआउट टैब होती है, उसे हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। पेज लेआउट टैब में हमारे पास में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो अलग से हो जैसे आपको पढ़ना पड़े कि पेज लेआउट टैब में पढ़ने की नीड हो, यानी जो एमएस वर्ड में आप पढ़ चुके थे ऑलमोस्ट सारे सेम फीचर्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, पेज लेआउट टैब में देखने को मिलेंगे। तो सीधे हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट, जिसमें से क्वेश्चंस हमारे एक्सेल में पूछे जाते हैं, यानी कि बाकी तो अभी तक पढ़े थे वहां से 2 एक ही क्वेश्चन बनते हैं। मेन क्वेश्चंस जो हमारे एक्सेल्स के पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, फॉर्मूला टैब यानी फॉर्मूला मेन्यू से पूछे जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टैब के हैं और सबसे ज्यादा फंक्शंस इसी टैब से। एक्सेल में एक्चुअल में जो टाइम कंज्यूम करने वाली टैब है वो है फॉर्मूला टैब, और इसी का जो पहला ग्रुप है उसका नाम ही है इंसर्ट फंक्शन या फंक्शन लाइब्रेरी। क्या है दोस्तों, फंक्शन लाइब्रेरी। ध्यान रहे, हम ग्रुप की बात करें पहले की तो उसका नाम क्या है, फंक्शन लाइब्रेरी, यानी कि फंक्शन इंसर्ट करने के लिए क्या काम आ रही है, ये भी हमारी फंक्शंस को इंसर्ट करने के लिए, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए। और उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट की में बता चुका था, ऑटोसम पर फंक्शन इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस F7। दूसरा कौन सा ग्रुप है, उसका नाम है डिफाइन नेम, कंट्रोल प्लस F3। ये होता है कि आप कोई जो रेंज इस्तेमाल कर रहे हो उस रेंज को एक नाम दो, और फिर उसके बाद किसी भी फंक्शन में यदि आपको रेफरेंस देना है तो वहां पर सेल रेंज के स्थान पर आप वो नाम दे सकते हो जो नाम आपने इसके द्वारा डिफाइन किया गया था, और इसके लिए शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस F3। एक एक की चर्चा करेंगे। दूसरा है फॉर्मूला ऑडिटिंग, इसके लिए भी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस F। ध्यान दे लें, फॉर्मूला जो ऑडिटिंग है ये होता है कि कौन से फॉर्मूले में कौन सी सेल का प्रभाव पड़ रहा है, यानी कौन सी सेल उसे इफेक्ट कर रही है, उसकी वैल्यू को इफेक्ट कर रही है, तो वो हमारा किसमें, फॉर्मूला एडिटिंग में। या उल्टा हो सकता है कि कौन सी सेल पर कौन सा फॉर्मूला इफेक्ट कर रहा है। एक तो है फॉर्मूले में सेल और एक सेल में फॉर्मूला, यानी फॉर्मूले पे कौन सी सेल पर डिपेंड है, या ये सेल किस किस फंक्शंस पर डिपेंड है, या उसमें कहाँ पर हमें फंक्शन लगाए गए हैं, कहाँ पर एरर आ सकती है। उन सबको ध्यान में रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मूला ऑडिटिंग का। एक होता है कैलकुलेशन, जो कि हमारी आज एक्सेल में तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली होती है। यदि मान लो आपका ऑटोमेटिक ऑटो फिल वाला फीचर काम नहीं कर रहा है, तब आप कैलकुलेट नाउ का यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन का यूज कर सकते हो, मैन्युअली कैलकुलेशन कर सकते हो। ध्यान रहे, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होती है कैलकुलेशन। जैसे आप ड्रैग वाला फीचर यूज करते हो ऑटो फिल एंट्री का, तो वो भी ऑटोमेटिक होता है। यदि उसमें भी आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर किसकी, फंक्शन लाइब्रेरी की, और एक टाइप के फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखें ध्यान से, ये सबसे काम की टैब है आपके जो आने वाली है, और सबसे पहला जो फंक्शन है आपके सामने देखें वो है आपका मैथ के फंक्शन। कौन से, मैथ फंक्शन। अलग अलग टाइप्स होंगे यहाँ पर, मैथ होंगे, स्टैटिक होंगे, लॉजिकल होंगे, टेक्स्ट होंगे, डेट एंड टाइम होंगे। तो सभी प्रकार के फंक्शनों की यहाँ पर हमें चर्चा करनी है, जिसमें से सबसे पहला जो फंक्शन है आपके सामने वो है मैथ फंक्शन। और मैथ में पहला देखिए कौन सा है, सम। क्या है, सम। तो सिंपल सम की यदि हम बात करें तो ये तो किसके लिए, एडिशन के लिए। किस लिए काम आ रहा है, एडिशन के लिए। ध्यान दे लें दोस्तों, किसके लिए, एडिशन के लिए। कैसे यूज करेंगे, सिंटैक्स देखें। मान लीजिए आपके पास कोई भी टेबल है, हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर छोटी सी। एक 2 3 4 5 2 4 6 8 10, ये मेरा ए कॉलम है, ये मेरा बी कॉलम है, ये 1 2 3 4 5 ये मेरी क्या है यहाँ पर रो है। अब यदि हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या फंक्शन अप्लाई करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। इक्वल टू, यदि मुझे कंप्लीट रो की वैल्यू ऐड करनी है तो सम मैं रेंज लूंगा A1 से लेकर के और A5 तक। ठीक है, तो इसका जो मुझे परिणाम मिलेगा दोस्तों वो क्या मिलेगा, इन सबको सम कर दीजिए और वो हो जाएगा आपका 15।
क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा दोस्तों। दूसरे सम की और भी बड़ी फैमिली है, सिर्फ सम अकेला ही काम नहीं करता है, सम के साथ और भी बहुत सारे हैं। जैसे एक होता है सम एसक्यू, क्या होता है सम एसक्यू, ये सभी कैपिटल में होते हैं, ध्यान रहे। फंक्शन बाय डिफॉल्ट रूप से ये किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। किस में होगा ये, हमेशा कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। मैं सेल एड्रेस के स्थान पर कोई भी दो वैल्यू ले सकता हूं, उससे भी आप समझते हो। जैसे मैंने वैल्यू ली यहां पर 2 और 4, कुछ भी ले सकते हो आप, 2 और 4। अब इसका जो हमें फंक्शन का जो परिणाम प्राप्त होगा वो होगा पहले जो दी गई वैल्यू है उनका स्क्वायर करेगा, उसके बाद सम करेगा। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगा 4 प्लस 16 यानी कि 20। क्या मिल गया 20। तो ये इसका परिणाम है। यदि आप इसकी जगह पर रेंज यूज कर लेते कि सर क्या होता यदि मैं यहाँ पर रेंज यूज कर लेता, कुछ नहीं होता, फिर रेंज के अकॉर्डिंग परिणाम दे देता। जैसे मैं यहाँ पर सम एस क्यू, अब रेंज दे देता हूं, मान लीजिए मैं A1 B1, A1 से B1 तक, कैसे भी दे, नीचे भी दे, कैलकुलेशन करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हो गया A1 से B1, A1 में 1 है, इसमें 2 है, मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 5। इसका परिणाम क्या मिलेगा मुझे 5। तो ऐसे सम अकेला भी है, सम के साथ सम एसक्यू भी है, और भी है, देखिए दूसरे भी देखते हैं हम। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, बस टेबल ध्यान रख लें। मैं ऐसे ही कोई भी, आपकी मर्जी, आप चाहे तो सेल एड्रेस ले सकते हैं, सेल रेंज ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं। बस आपको पता चलना चाहिए कि फंक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। रेंज लोगे तो ध्यान रहे बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉलन का चिन्ह लगाना पड़ेगा। वैल्यू ले हुए डायरेक्ट तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, और सेल एड्रेस लोगे तो भी कॉमा लगाना पड़ेगा। यदि आप इसको ऐसे भी लिखना चाहते हैं, मैं एक तो कैपिटल में लिख देता हूं, बाय डिफॉल्ट रूप से ऑटोमेटिक कैपिटल में ही लेता है, इक्वल टू A1 कॉमा A2 कॉमा B1। चलिए 3 ले लेते हैं, ये कॉमा है दोस्तों, बहुत है 3 सेल। इसका मतलब हो गया अब हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आंसर कितना हो गया 4, 4 और 1 9। कितना हो गया 9। तो सेपरेटली सेल एड्रेस भी लेते हो तो कॉमा लगाना है, रेंज लेते हो तो कॉलन लगाना है, और डायरेक्ट वैल्यू लेते हो तो भी आपको कॉमा लगाना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है सिंटैक्स का। डायरेक्ट पूछ लेता है काफी बार कि कौन सा एक वैलिड सिंटैक्स है, कौन सा एक इनवैलिड सिंटैक्स है, तो उसमें आपको ऐसे ध्यान में रखना ही रखना है। नेक्स्ट और देखते हैं, सम की फैमिली इतनी ही नहीं है, सम में बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे इक्वल टू, सॉरी, ये रहा हमारा सम। और सम की यदि हम बात करें यहां पर, तो दूसरा फंक्शन और देखें सम में, एक होता है सम x2 p/2, सम x2 p/2। इसमें भी मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है, वापस मैंने ली वैल्यू 2 और 4, तो इसका मतलब भी यही होता है। x2 का मतलब आप ध्यान रख लें x², p से आप रिमाइंड कर लें प्लस p4 प्लस, और y2 का मतलब हो जाता है y², ठीक है। तो ऐसे ही हम इधर कर देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब आंसर हो गया 4 प्लस 16 यानी 20। ये भी आप कर सकते हो। दूसरा एक और फंक्शन है ऐसा ही, इक्वल टू सम x2 m/2, और वापस वैल्यू ले लेता हूं मैं 2 और 4, तो आपको देखो वापस x2 x²/2 y², m4 आपको क्या ध्यान रखना है माइनस, क्या ध्यान रखना है माइनस। तो ये कैसे काम करेगा हमारा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब कि 4 माइनस 16 इक्वल टू, ये हो गया हमारा माइनस के 12। कितना हो गया माइनस के 12। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट सिंटैक्स वाले मिल सकते हैं, जिसमें सेल एड्रेस की जगह डायरेक्ट वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा इसका परिणाम क्या होता है। तो आपको उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए कि वो फंक्शन किस तरीके से परिणाम हमें दे रहा है।
डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से एक सीधा सीधा। और हाल ही में जो राजस्थान गवर्नमेंट में जो भी एग्जाम में कंडक्ट करवाई है गवर्नमेंट में, उसमें ऐसे सिंटैक्स के हर पारी में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक्सेल से। इसलिए हर फंक्शंस को आपको अच्छे से पता होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंटैक्स आपको लिखाते चल रहा हूं यहाँ पर, उनको भी नोट करें, परिणाम भी देखते चलें। और देखिए यहाँ पर एक हो सकता है आपके पास में सम इफ, क्या है सम इफ, कोई भी यहाँ पर रेंज। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा समझेंगे पहले। मान लो अभी जो टेबल थी उसी के आधार पर ले लेते हैं। हमारे पास A1 से लेके A5, इसमें से हमारे पास में कोई भी एक क्राइटेरिया आ जाता है, मान लीजिए A3, और फिर सम रेंज हम ले लेते हैं, मान लीजिए V1 से लेकर के V5, V1 से लेकर के V5। तो इसको हम बोलेंगे, देखिए कैसे आपको ध्यान में रखना है। ये जो है हमारी, ये है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1। ये इस क्राइटेरिया रेंज में से कोई भी एक क्या है, क्राइटेरिया है। और ये है हमारी सम रेंज, क्या बोलेंगे इसको, सम रेंज। तो अब जो हमें परिणाम मिलेगा वो उससे रिलेटेड मिलेगा जो क्राइटेरिया हमने लिया है यहां पर। जैसे A3, तो सिर्फ A3 से रिलेट करने वाली सभी वैल्यूज का सम हमें प्रोवाइड करवाता है कौन, सम इफ। तो इसलिए क्वेश्चन आता है एक कंडीशन के आधार पर या एक क्राइटेरिया के आधार पर वैल्यूज को जोड़ने के लिए या एडिशन के लिए कौन से फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होता है, सम इफ। अब कैसे काम करता है प्रैक्टिकली, एक बार वो भी देख लें, देखते हैं। मैं एक छोटी सी आपके लिए वापस टेबल बनाता हूं। ये देखिए यहां पर एक मैंने कोई भी यहां पर क्या ली, टेबल ली, 2 3 4 5। यहां पर मान लीजिए मेरे पास x y z x y, कोई भी 5 कैंडिडेट हैं, x y z कुछ भी नाम हो सकते हैं। यहां पर मैंने x y z नाम लिया है, उनके आगे यहां पर मैंने कुछ वैल्यू ले ली है, 10 20 10 20 30, कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। अब की सर फंक्शन इफ लगाइए, सम इफ फंक्शन लगाइए, तो देखिए कैसे काम करेगा। ये हमारा कॉलम कौन सा है, A, ये कॉलम है B, ये रो है हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है, इक्वल टू सम इफ। सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको क्राइटेरिया रेंज लेनी है जो कि है नाम वाली लिस्ट, तो कंप्लीट रेंज लेंगे यहां पर, और वो हमने ली A1 से लेकर के A5। फिर इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया ले लेना है, मैंने ले लिया क्राइटेरिया मान लीजिए A4। अब कौन सा लिया है, A4, जिसमें वैल्यू क्या है x। फिर हम लेंगे सम रेंज, सम रेंज का मतलब ये वाली रेंज जो है हमारी कौन सी, V1 से लेकर के B5। तो अब जो हमें परिणाम मिलने वाला है वो किसके अकॉर्डिंग मिलने वाला है, A4 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही हमारा क्राइटेरिया है। तो A4 में जाएं और A4 की वैल्यू चेक करें, x कहीं और भी है कि, हाँ जी बिल्कुल है, एक और है। तो अब जो परिणाम है इन दोनों का सम मिलेगा, x की वैल्यू 10, इस x की वैल्यू 20। तो जो हमें परिणाम मिलेगा वो मिलेगा 10 + 20 इक्वल टू 30। परिणाम क्या होगा इस फंक्शन का, 30। ध्यान रहे जो भी रेंज में से, क्राइटेरिया रेंज में से जो क्राइटेरिया आपने यहां पर सेलेक्ट किया है A4, तो A4 में आप देख लें x है, x और कहां है, यहां पर है, तो x की वैल्यू का सम। यदि मुझे y की वैल्यू का सम चाहिए तो मैं A4 की जगह क्या यूज करूंगा, y, यानी कि A2 या फिर A5, कुछ भी ले सकता हूं मैं। A2 लूंगा तो भी परिणाम मुझे 50 मिलेगा, A5 लूंगा तो भी मुझे परिणाम 50 ही मिलेगा। कैसे देखें दोबारा, इक्वल टू सम इफ। अब हम y के लिए कर रहे हैं तो इसमें तो कोई परिणाम चेंज नहीं रहेगा, क्राइटेरिया रेंज तो हमारी यही है, सिर्फ चेंज होता है तो क्राइटेरिया में। अब क्राइटेरिया मैंने कर दिया A5 और सम रेंज में भी हमारा कोई चेंज नहीं है, B1 से B5। तो अब इसका जो परिणाम हमें मिलेगा किसके आधार पर मिलेगा, A5 के आधार पर। ये हमारा क्राइटेरिया है यहाँ पर। अब A5 में हम देखते हैं किसकी वैल्यू है, A5 में है y, तो y कहीं और भी है, बिल्कुल है, ये रहा।
तो y की वैल्यू ये वाली 20 और y की वैल्यू ये वाली 30, तो इसका जो परिणाम मिलेगा हमें वो मिलेगा 20 + 30 मीन्स 50। क्या मिलेगा? 50। तो इस तरीके से आप चाहें तो डायरेक्ट यहां पर क्राइटेरिया की वैल्यू लिख दें कि मैं चाहता हूं कि सर मैं A5 नहीं, यहां पर y लिखना चाह रहा हूं डायरेक्ट। तो जब कोई भी वैल्यू लिखें तो उसे इन्वर्टेड कॉमाज में लिखें। आप सीधे यहां पर y लिख सकते थे, यहां पर सीधे आप x भी लिख सकते थे। दोनों ही कंडीशनों में ये सही है, ध्यान रहे। वहां फिक्स क्राइटेरिया कर सकते हैं x और यहां भी हम फिक्स क्राइटेरिया कर सकते हैं y। लेकिन जब भी आप कोई क्राइटेरिया डायरेक्टली इनपुट में देना चाहते हो तो ध्यान रहे इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर दें। जो भी वैल्यू आप दे रहे हो, जो भी नाम आप लिखना चाह रहे हो वो इन्वर्टेड कॉमाज में लिखें। और डायरेक्ट यदि हम सेल एड्रेस लिखते हैं तो सेल एड्रेस या सेल रेंज के लिए किसी इन्वर्टेड कॉमाज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे ये तो हुआ सिंगल क्राइटेरिया के लिए। किसके लिए? सिंगल क्राइटेरिया, क्योंकि यहां पर अभी हमारे पास नाम है। अब मान लीजिए और भी एक और क्राइटेरिया मैं सिटी का बढ़ा देता हूं कि X में भी एक जयपुर से है और X में एक जोधपुर से है, तो वो हो गया मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया। क्या हो गया? मल्टीपल क्राइटेरिया। तो एक से अधिक क्राइटेरिया के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं इक्वल टू सम इफ्स, इक्वल टू सम इफ्स। एस और लग गया। देखिए ये सिंगल क्राइटेरिया के लिए, ये मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए। कैसे होगा वो देखिए। वही सेम हम पहले तो A1 से लेकर के A5 तक कोई भी क्राइटेरिया रेंज लेंगे और फिर उसमें से हम कोई भी एक क्राइटेरिया ले लिया A4, फिर हम दूसरी रेंज लेंगे। दूसरी रेंज ली हमने मान लीजिए V1 से लेके V5। अब टेबल ये नहीं रहेगी, टेबल हमें दूसरी बनानी पड़ेगी V5। इसमें से भी मैंने कोई एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए V2, और फिर आती है मेरी सम रेंज। फिर क्या आएगी हमारे पास में? सम रेंज। तो सम रेंज मान लीजिए मैंने ले ली यहां पर C1 से लेकर के और C5, C1 से C5। तो ध्यान रहे अब मेरे पास में 3 रेंज हैं। ये वाली जो रेंज है दोस्तों, ये है मेरी क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1। ये है मेरा क्राइटेरिया 1। क्या है ये? क्राइटेरिया 1। ये है क्राइटेरिया रेंज 2 और ये क्राइटेरिया 2, ये क्राइटेरिया रेंज। और ये जो रेंज है हमारी, ये है अब सम रेंज। ये कौन सी है? सम रेंज है दोस्तों। ध्यान से देख लें, ये कौन सी रेंज है? सम रेंज है। और इसकी यदि हम बात करें सम रेंज की, तो अब सम रेंज मैं कहूंगा कि यहां पर मैं सिटी का नाम डालूंगा बी में और उनमें से कोई एक सिटी सेलेक्ट करूंगा और ये सारी वैल्यूज होंगी वो मेरी किस में चली जाएंगी? सी कॉलम में। किसमें? सी कॉलम में। तो जो मुझे परिणाम मिलेगा वो किसके आधार पर मिलेगा? जब ये दोनों कंडीशन मैच करेंगी, A4 और B2, A4 और B2। ध्यान से देख लें, A4 और V2 में जो वैल्यू होंगी उनके आधार पर ही जो उनके सामने वैल्यू है उसका सम मिलेगा हमें। कैसे मिलेगा एक बार वो चेक कर लें। एक बार एक और टेबल हमें नीड होगी छोटी सी, वो बना लेते हैं। तो देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है। अब मेरे पास 3 कॉलम होंगे। कितने? 3। इस तरीके से मैंने कहा वापस वही X Y Z X Y। ठीक है, यहां पर मैंने अब ले लिया मान लीजिए जयपुर। दूसरा क्राइटेरिया है मेरा, मान लीजिए जोधपुर, फिर से जयपुर, फिर से कोटा और फिर मान लीजिए जोधपुर। मतलब ये जयपुर, ये जोधपुर, ये जयपुर, ये कोटा और ये जोधपुर। और वैल्यू वापस ले ली मान लीजिए मैंने 10, 20, 5, 15 और 20। कुछ भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और अब आप फंक्शन इंसर्ट करते हो, फॉर्मूला इंसर्ट करते हो, कौन सा? सम इफ्स वाला। देखिए कैसे करेंगे। इक्वल टू सम इफ्स, पहले पहली वाली रेंज लें जो कि हमारी A1 से लेकर के और A5 तक।
इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए मैंने कर लिया A2, फिर दूसरी वाली रेंज लें जो कि हमारी V1 से लेकर के V5 तक। इसमें से भी मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूं, कोई भी, मान लीजिए मैंने कर लिया V5, कॉमा, फिर तीसरी वाली लें C1 से लेके C2। ठीक है, अब नजर डालें एक बार सभी वैल्यूज पर और उसमें से दोनों क्राइटेरिया पर। क्राइटेरिया बोले तो मेरा पहला क्राइटेरिया है A2 और दूसरा क्राइटेरिया है मेरा V5। तो A2 में वैल्यू क्या है हमारे पास में Y, A2 में क्या है Y, और V5 में क्या है जोधपुर। V5 में क्या है जोधपुर। अब आप ऐसे मैच देखिए जो Y हो और जोधपुर भी हो, Y हो और जोधपुर भी हो। तो यहां पर देखो Y और जोधपुर मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। तो जो इसका परिणाम होगा वो इसका और इसका सम होगा, मतलब 20 प्लस 20, मतलब कि आंसर हो गया मेरा 40। अब मान लीजिए कि सर आपने ये V5 ही क्यों लिया, अरे कुछ भी ले लो आप। यदि मान लीजिए मैं दूसरे पेन से लेते हैं, V5 के स्थान पर हम यहां पर वैल्यू ले लेते कुछ और। V5 के स्थान पर यदि मैं ले लेता V4, क्या ले लेता V4, तो V4 में मेरे पास क्या था कोटा। अब आप देखिए बाई और कोटा में कोई मैच है क्या, कहीं पर भी बाई के आगे कोटा है क्या, नहीं है। तो इस केस में परिणाम क्या हो जाता 0, क्योंकि दोनों मैच ही नहीं कर रहे। सिर्फ ये उन्हीं का परिणाम देगा जिसमें ये दोनों मैच करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों मैच करेंगे। यदि मान लो मैं x के लिए लिखता तो x के लिए यहां पर क्राइटेरिया A2 की जगह पर मान लो मैं ले लेता A1, क्या ले लेता A1, और V5 की जगह पर मैं ले लेता मान लीजिए V4, क्या ले लेता V4। तो अब देखिए A1 और V4 का मैच देखिए आप। A1 में मेरे पास क्या है x है, A1 में मेरे पास क्या है x है, और B4 में मेरे पास मैच क्या है, B4 में मेरे पास कोटा है। तो x का और कोटा का मैच है क्या, बिल्कुल है। x और कोटा एक जगह मैच कर रहे हैं। यहां जयपुर है, ये मैच नहीं कर रहा, सिर्फ ये मैच कर रहा है एक x और कोटा। तो इसका परिणाम क्या होता 15। मतलब इन दोनों क्राइटेरिया के लिए जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी इसकी 15। तो दोनों कंडीशन यानी दोनों क्राइटेरियो का मैच होना जरूरी है। अब यहां पर इसने इसको इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि क्राइटेरिया B4 लिया हुआ और B4 में कोटा है, और जबकि यहां पर क्या है जयपुर है। यदि यहां भी कोटा होता जयपुर की जगह पर तो परिणाम 15 की जगह क्या होता 15 प्लस 10 यानी कि 25। इस तरीके से आपको इसका ध्यान रखना ही रखना है। क्लियर है? आशा करता हूं ये सम वाले फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। बहुत ही सिंपल तरीका है, जरूर ध्यान में रखना है। एक न एक फंक्शन इसमें से पूछा जाता ही जाता है। और देखें दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास में SQRT। क्या है SQRT? नाम से पता चल रहा है SQRT का मतलब हो गया स्क्वायर रूट। क्या हो गया स्क्वायर रूट। मतलब आपके पास फंक्शन दिया हुआ होगा SQRT और इसमें कोई भी एक वैल्यू दी हुई होगी तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 7। तो बहुत ही सिंपल है ये तो, ठीक है। ये है आपका क्या मोड को यूज किया जाता है शेषफल के लिए। किस लिए? शेषफल ज्ञात करने के लिए। शेषफल बोले तो कैसे काम करेगा देखो, इक्वल टू मोड, मान लीजिए संख्या है आपके पास 14 और 3। तो ध्यान रहे 14 में 3 का यदि हम भाग देते हैं, 14 में 3 का यदि भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है? तो इस केस में जो शेषफल है वही इसका परिणाम है। क्या है शेषफल, और शेषफल हमारा बचता है क्या 2। तो ये 2 ही इसका परिणाम होगा। यानी कि मोड का यूज किस लिए है? शेषफल को याद, रिमाइंडर को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? पावर, 2 की पावर 4, 1 की पावर 2, कुछ भी। तो स्क्वायर वैल्यू ज्ञात करने के लिए यानी कि पावर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कैसे करेगा देखो, इक्वल टू पावर, कोई भी 2 वैल्यू दे सकता है, 2 सेल एड्रेस दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए वैल्यू दे दी 2 और 4,
क्या दे दी, 2 और 4। तो इसका मतलब जो होगा वो होगा क्या, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा, 16। यही इसका परिणाम है। तो ध्यान दें, ये स्क्वायर रूट के लिए, ये शेषफल के लिए, ये पावर की वैल्यू के लिए, ये है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। किस लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। ध्यान दे लें, ये किस लिए है दोस्तों, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। एब्सोल्यूट का मतलब जिसमें कोई सिंबल नहीं होता है, माइनस को भी पॉजिटिव कर दे, जैसे इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ABS, ये इक्वल टू है दोस्तों, और मान लो संख्या आ गई यहाँ पर 12.56। तो इसका जो परिणाम होगा क्या होगा, 12.56 पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है कि नहीं, वही होती है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, फैक्ट। क्या है, फैक्ट। फैक्ट होता है फैक्टोरियल के लिए। किसके लिए, फैक्टोरियल के लिए। फैक्टोरियल बोले तो देखो इक्वल टू FACT, और मान लीजिए आपके पास संख्या है कोई भी 5, तो इसका परिणाम क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, जो भी आप मैथ में फैक्टोरियल पढ़ते हो उसी तरीके से यहाँ पर फैक्टोरियल निकालना है और याद कर लेना है। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंजे आपको याद करना है। तो ये हो गया आपका कितना, 120। कितना आएगा, 120, 120 इसका परिणाम होगा। यानी एक फॉर्मूला आपने मैथ में पढ़ा होगा काफी बार कि दी गई संख्या n, तो n - 1, n - 2, n - 3, और इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इंटीजर। अगला क्या है, इंटीजर। इंटीजर वैल्यू के लिए, इंट मतलब इंटीजर वैल्यू के लिए। इंटीजर वैल्यू के लिए सेम एग्जांपल यही ले सकते हैं हम, जैसे इक्वल टू INT, और वैल्यू है हमारे पास में मान लीजिए 12.56। तो इसका जो परिणाम होगा सिर्फ क्या होगा, 12। फ्रैक्शनल वैल्यू को ये नहीं लेगा, ये सिर्फ कौन सी वैल्यू को लेगा, इंटीजर वैल्यू को लेगा, फ्रैक्शनल को छोड़ देगा। तो इंटीजर वैल्यू को निकालने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, इंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा मैथ का एक और फंक्शन। और देखते हैं दोस्तों हमारे पास में अगले हैं क्या, स्टैटिक फंक्शन। क्या है, स्टैटिक फंक्शन। तो स्टैटिक फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से अगली क्लास में।